हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं फिर से क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग जेई की तैयारी करना चाहते हैं, वो आपका यूपीट्रिपल जेई हो, एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, यूपीसीएल जेई हो, डीएमआरसी हो या फिर एमपी सब जेई हो, ठीक है। वो लोग अच्छे से अब प्रिपेयर कीजिए, आप लोग के पास पर्याप्त समय है, ठीक है। और जो लोग 2016 2018 का जो ट्रिपल एस सी जे दिए थे, क्या किए थे, नहीं दिए थे, अब उसको भूल जाइए, ठीक है। एक नए सिरे से हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं क्लास कराऊंगा, देन मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो अच्छे से हम लोग चैप्टर वाइज क्लास किया जाएगा, कुछ इसमें छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं BMCT जो हमारा बिल्डिंग मटेरियल होगा उसको मैं लेकर आया हूँ। देन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा पहला टॉपिक। पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, स्टोन के बारे में, ठीक है। स्टोन क्या होता है, ठीक है। स्टोन क्या होता है, तो स्टोन के बारे में क्या लिखा हुआ है। द स्टोन आर डिराइव्ड फ्रॉम रॉक्स which from the earth crust and have no definite shape or chemical composition but are the mixture of two or more minerals, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, द स्टोन आर डिराइव्ड फ्रॉम रॉक्स, कहने का मतलब है जो स्टोन होता है वो पत्थर से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। डिराइव फ्रॉम रॉक्स विच फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, जो हमारा अर्थ होता है उसका जो क्रस्ट जो बना होता है, किससे बना होता है, रॉक से बना होता है। उसी रॉक से डिराइव किया जाता है किसको, स्टोन को, ठीक है। एंड हैव नो डिफिनिट शेप, कहने का मतलब क्या हुआ, एंड हैव नो डिफिनिट शेप मतलब इसका कोई एक डिफिनिट शेप नहीं होता है और ना ही इसका केमिकल कंपोजिशन सेम होता है, ठीक है। बट आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिनरल्स, लेकिन ये क्या होते हैं, दो या दो से अधिक मिनरल का मिक्सचर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोन, ठीक है। क्लियर, ठीक है। अब देखिए स्टोन जो होता है उसको हम लोग कई भाग में क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसका एक भाग है आपका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके स्टेप वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। और देखिए कुछ छूटेगा नहीं, जो एक आध जो टॉपिक छूट भी जाएगा उसको मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्लासिफिकेशन क्या है आपका, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें देखिए इसमें भी क्या होता है, ये भी तीन प्रकार के होते हैं। जो आपका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो भी तीन प्रकार का है। कौन कौन सा है, इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है और मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। समझ में आया इतना। स्टोन होता है, स्टोन के बारे में बता दिए। अब स्टोन के तीन क्लासिफिकेशन होते हैं, जियोलॉजिकल, फिजिकल। देखिए यहाँ पे आपका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, फिजिकल क्लासिफिकेशन है, देन हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो देखिए जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी तीन है। पहला कौन है आपका, इग्नियस रॉक, दूसरा कौन है, सेडिमेंट्री रॉक, तीसरा कौन है, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। अब तो पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, इग्नियस रॉक के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं इग्नियस रॉक क्या होता है हमारा। इग्नियस रॉक आर फॉर्म ड्यू टू द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मास लेइंग बिलो और अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा इग्नियस रॉक होता है आर फॉर्म ड्यू टू द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मास, कहने का मतलब जो लावा होता है, माग्मा होता है, जो तरल पदार्थ होते हैं, वही जब हार्ड हो जाता है तो आपका क्या करता है, इग्नियस रॉक बनाता है, ठीक है। और देखिए जो आपका माग्मा होता है, लावा होता है, ये क्या होता है, ये आपके अर्थ के सरफेस के एबव भी होता है और बिलो भी होता है, ठीक है। वही लिखा हुआ है बिलो और एबव द अर्थ सरफेस, ठीक है। देन इसके बारे में और क्या लिखा हुआ है, इट हैज़ ए क्रिस्टलाइन ग्लोसी और फ्यूज टेक्सचर, ठीक है। ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन ग्लोसी मतलब चमकीला ये होता है, और फ्यूज टेक्सचर, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फेमस एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, ठीक है। ग्रेनाइट इज एन इग्नियस रॉक, ठीक है। चलिए अब हम किसके बारे में बात करेंगे, सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। देखिए जब मैं इसको करा दूंगा तो जो अक्सर कन्फ्यूज़न होता है क्या रॉक के बारे में, वो मैं अच्छे से लिख कर रखा हूँ, उसको मैं आपको दिखा दूंगा। आप उसको सेपरेटली देख लीजिएगा कि इग्नियस रॉक कौन होता है, सेडिमेंट्री रॉक कौन होता है, मेटामॉर्फिक रॉक कौन होता है, कैसे कैसे इसका क्लासिफिकेशन है। एक अगर मैंने
अगर आप लोग मेरा पिछला क्लास देखे होंगे तो आपको पता होगा, और नहीं देखें तो कोई बात नहीं, इसमें मैं उस फिगर को लेकर आऊँगा जिसमें सारा आपको स्पष्ट हो जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलिए अगला क्या है आपका सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है? फॉर्म ड्यू टू द ग्रेजुअल डिपोजिशन ऑफ मटेरियल लाइक, यहाँ पर लैंड नहीं होगा, सैंड होगा, सैंड, ठीक है, सैंड, क्ले, ETC जनरली बाई सेटिंग वाटर, ठीक है। तो जो हमारा सेडिमेंट्री रॉक होता है वो कैसे फॉर्म करता है, मतलब कैसे बनता है? तो मान लीजिए आपका सैंड या क्ले, मान लीजिए आपका सैंड है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि डिपोजिशन ऑफ मटेरियल, डिपोजिशन ऑफ मटेरियल, डिपोजिशन मतलब डिपॉजिट होना, मतलब इकट्ठा होना। तो मान लीजिए यहाँ पर सैंड है, इकट्ठा धीरे धीरे हो रहा बाई एयर या फिर बाई वाटर, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ पर सैंड इकट्ठा हो रहा, सैंड इकट्ठा हो रहा, होते होते क्या होता है, एक बड़ा रूप ले लेता है, ठीक है। या फिर क्ले है, तो वही क्ले क्या करेगा, धीरे धीरे इकट्ठा होते होते, डिपॉजिट होते होते एक बड़ा रूप ले लेगा, ठीक है। तो वही बड़ा रूप ले लेता है, तो वही एक क्या करता है, स्टोन का निर्माण करता है। तो वही हमारा क्या कहलाता है, सेडिमेंट्री रॉक कहलाता है, ठीक है। तो वही बोला है इसमें, डिपोजिशन ऑफ मटेरियल लाइक सैंड एंड क्ले ETC जनरल बाई सेटिंग वाटर, वाटर के थ्रू ज़्यादातर होता है, ठीक है। मतलब वाटर क्या है, एक माध्यम है डिपॉजिट करने का, ठीक है। और इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड, मतलब सेडिमेंट्री रॉक को हम स्ट्रेटिफाइड रॉक भी कहते हैं। आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा स्ट्रेटिफाइड रॉक क्या होता है, ठीक है। इसका क्या एग्जांपल है, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन, इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक का। आई थिंक आपका दोनों टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए देन हम बात करते हैं किसके बारे में, मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में क्या लिखा हुआ है, देखिए। और एक बात कहना चाहता हूँ, ठीक है, यूपीटीपीएससी जेईई 2016 2018 जिनका अच्छा गया वो तो ठीक है, जिनका अच्छा गया वो उम्मीद कर सकते हैं कि उनका हो जाए, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं जो डेंजर एंड पे होंगे, मतलब वो उनका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो वो लोग तो प्रिपरेशन करें, क्योंकि 2018 के रिजल्ट आने में सम 6 महीने 5 महीने लग जाएंगे, तो आप बैठ के इंतज़ार करना सही नहीं होगा, ठीक है। और जिन लोगों का ख़राब गया है या फिर जो लोग फॉर्म नहीं भरे थे या फिर जो न्यू स्टूडेंट हैं, वो लोग एक नया स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और किसके बारे में पढ़ेंगे फिर हम लोग, मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में, ठीक है। तो अब बताइए मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, फॉर्म ड्यू टू द अल्टरनेटिव ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर अंडर हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर, एग्जाम्पल क्या होता है, मार्बल, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, फॉर्म ड्यू टू द अल्टरनेटिव ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर अंडर हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर, ठीक है। अब देखिए इसमें इस मेटामॉर्फिक रॉक में क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका कोई पत्थर है, ठीक है, ये आपका कोई पत्थर है। अब इस पर इतना प्रेशर दे दीजिए, इतना हीट दे दीजिए इस पत्थर पे, या फिर आप आर्टिफिशियली या फिर नेचुरली इस पर अगर एक्सेसिव प्रेशर या हीट इस पर लगाया जाएगा, तो ये क्या करता है, अपना शेप, साइज और अपना प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। क्या मतलब कि नॉर्मल जो रॉक है, नॉर्मल जो स्टोन होता है, उस पर जब एक्सेसिव प्रेशर और हीट लगाने पर या अलॉट ऑफ टाइम, मतलब बहुत साल तक आप उस पर एक्सेसिव प्रेशर लगाएं, हीट लगाएं, तो अपना प्रॉपर्टी चेंज कर देता है वही स्टोन, अपना शेप भी चेंज कर सकता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, ठीक है। जिससे इसका एग्जांपल होता है, आप देखे होंगे ग्रेनाइट, जो बाद में क्या हो जाता है, नीज, ठीक है, वही इसका समझ लिए एक तरह का एग्जांपल हो, ग्रेनाइट नीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका हो गया मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। अब क्या हम लोग चलेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, रॉक का जो मतलब जो स्टोन है उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो देखिए फिजिकल क्लासिफिकेशन हमारा दो तरह का होता है, एक होता है आपका स्ट्रेटिफाइड रॉक और दूसरा होता है अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, ठीक है। और जो मैंने बताया था आपको कि स्ट्रेटिफाइड और अनस्ट्रेटिफाइड में डिफरेंस बताऊंगा, तो देखिए स्ट्रेटिफाइड रॉक में क्या लिखा गया है,
देखिए एक एक लाइन को डीपली मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, और इसका पीडीएफ भी आपको सेंड कर दिया जाएगा। पीडीएफ में बताऊंगा कैसे मिलेगा वीडियो के एंड में, ठीक है। और देखिए ऐसा पीडीएफ आपको दूंगा, ऐसा पीडीएफ बना के दूंगा कि मतलब आपका 80 to 90% हूबहू इसमें से आ जाएगा, ठीक है। और आप को विश्वास नहीं होगा तो आप हमारा पीडीएफ या फिर वीडियो को 2-4 दिन लगातार आप देखिए, ऐसे ही आपको खुद पता चल जाएगा कि सारा क्वेश्चन इसी में आ जाएगा। बहुत सारा किताब, बहुत सारे जगह से मैंने इकट्ठा करके इस नोट्स को बनाया, ठीक है। अगर एक बुक से पढ़ाना होता तो डायरेक्ट में स्क्रीनशॉट करके पढ़ा दिया होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, वो तो बात की बात है। स्ट्रेटिफाइड रो क्या होता है? एग्जिबिट डिस्टिंक्ट लेयर विच कैन सेपरेटेड, ठीक है। मतलब स्ट्रेटिफाइड रो क्या होता है? एग्जिबिट डिस्टिंक्ट लेयर, मतलब इस रोक में क्या होते हैं, एक लेयर होता है, लेयर करके बना होता है। मान लीजिए आपका स्ट्रेटिफाइड रॉक का एग्जांपल क्या था? सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। और सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल क्या था? लाइमस्टोन और सैंडस्टोन। तो ये किस तरह के पत्थर होते हैं? इनका लेयर होता है, मतलब कि आप लोग सैंडस्टोन पत्थर में देखे भी होंगे, जब बीच से टूटता है या फिर फटता है तो इस तरह के रूप में होता है, ठीक है। टूटता है या फिर फटता है जो पत्थर होता है, सैंडस्टोन होता है, ठीक है। तो क्या होता है? लेयर के रूप में होता है, वही लिखा गया आपका एग्जिबिट डिस्टिंक्ट लेयर विच कैन बी सेपरेटेड। ये सेपरेट हो सकता है, जो लाइमस्टोन होता है और सैंडस्टोन होता है, ठीक है। देन ठीक इसके अपोजिट है आपका अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, ठीक है। तो उस रॉक में क्या होता है? डू नॉट शो एनी साइन ऑफ स्ट्राटा एंड कैन नॉट बी इजिली स्प्लिट, ठीक है। ठीक है, क्लियर हुआ आपका? क्या होता है इसमें? अनस्ट्रेटिफाइड में क्या होता है? डू नॉट शो एनी साइन ऑफ स्ट्राटा एंड कैन नॉट बी इजिली स्प्लिट, मतलब इसमें कोई लेयर नहीं होता है, ठीक है। इसमें आपका कोई लेयर नहीं होता है, जिसका एग्जांपल क्या होता है? ग्रेनाइट और मार्बल। आप लोग मार्बल देखे होंगे, जो आपका टाइल्स इसमें अधिकांश यूज होता है। तो इसके होता है भंगुर तरह का होता है, मतलब ये पूरी तरह से टूट जाएगा, फट जाएगा, लेकिन एक लेयर में इसको डिवाइड नहीं कर सकते ग्रेनाइट और मार्बल को, ठीक है। चलिए अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्या है? केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन भी 3 तरह के होते हैं। पहला होता है सिलिशियस रॉक, दूसरा होता है आर्जिलेशियस रॉक और तीसरा कैलकेरियस रॉक, ठीक है। अब देखते हैं तीनों रॉक के बारे में। तो पहला कौन सा है आपका? सिलिशियस रॉक, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? रॉक कॉन्टेन सिलिका एज द मेन कंस्टिट्यूएंट, ठीक है। तो देखिए ये इस तरह का रॉक होता है जिसमें मुख्य रूप से सिलिका की मात्रा होती है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट और नीज, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है? सिलिशियस रॉक का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? आर्जिलेशियस रॉक, ठीक है। ये क्या होता है? कंटेन क्ले और एल्यूमिना एज द मेन कंस्टिट्यूएंट, ठीक है। यहाँ पे TIUENT होगा, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट समझ जाइएगा आपको लोग। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? स्लेट, लेटराइट, कैवलिन आर द एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें क्या होता है? एल्यूमिनिया और क्ले की मात्रा अधिक होती है आर्जिलेशियस रॉक में, ठीक है। देन कौन सा रॉक है आपका? कैलकेरियस रॉक। इसमें क्या होता है? कंटेन लाइम, यहाँ पे लाइन नहीं होगा, यहाँ पे लाइम होगा, ठीक है। कंटेन लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट एज द मेन कंस्टिट्यूएंट, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है? चूना और कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होता है? लाइमस्टोन और मार्बल, ठीक है। अब देखिए मैंने जो बताया ना क्या कि आप लोग जो रॉक में कन्फ्यूज़न होता है वो कन्फ्यूज़न मैं क्लियर करा दूंगा एक ग्राफ के माध्यम से, ठीक है। तो पत्थर का जो एग्जांपल है उस पर आप लोग कन्फ्यूज़ ना होइएगा, ठीक है। चलिए क्लासिफिकेशन तो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कुछ बिल्डिंग स्टोन होते हैं, उसके बारे में मुख्य पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट बिल्डिंग स्टोन, ठीक है। तो पहला है इसमें आपका ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट क्या होता है? इट कंपोज्ड ऑफ क्वार्ट्ज, फेल्सपार और माइका, ठीक है। तो ग्रेनाइट किससे बना होता है? क्वार्ट्ज, फेल्सपार और माइका से मिलकर बना होता है ग्रेनाइट, ठीक है। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 2.64 एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है 70 से 130 mm/m², ठीक है। क्लियर होगा? आगे क्या है? स्लेट।
स्लेट किससे बना होता है? कंपोज्ड ऑफ एल्यूमिना मिक्स्ड विथ सैंड और कार्बोनेट ऑफ लाइम, ठीक है। स्लेट में क्या होता है? कंपोज्ड ऑफ एल्यूमिना, एल्यूमिना होता है जो मुख्य रूप से किससे में मिक्स होता है? सैंड में और कार्बोनेट ऑफ लाइम में। इनमें क्या किया जाता है? एल्यूमिना को मिक्स करके आप स्लेट का निर्माण करते हैं, ठीक है, या फिर स्लेट बनता है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.8 होता है एंड CS का मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है जो 60 से 70 mn पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। ग्रे और डार्क ब्लू इन कलर में होता है। यह हार्ड होता है, टफ होता है, फाइन ग्रेन होता है और इसका उपयोग करते हैं हम सिस्टम्स और रूफ कवरिंग मटेरियल में। रूफ कवरिंग मटेरियल में इसका स्लेट का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? नीज। नीज क्या होता है? इसमें मेनली कंपोज्ड ऑफ क्वार्ट्ज और फेल्सपार होता है, ठीक है। यहाँ फेल्सपार होगा, यह जो आपका है FELSPAR फेल्सपार होगा, ठीक है। अब देखिए इसी में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जो ग्रेनाइट और नीज है, देखिए ग्रेनाइट कैसे बना होता है? तो इसमें क्वार्ट्ज, फेल्सपार और माइका तीनों होती है। ग्रेनाइट में आपका क्वार्ट्ज, फेल्सपार और माइका तीनों होती है, लेकिन वही जब बात करेंगे नीज के बारे में तो वहाँ पर क्वार्ट्ज और फेल्सपार होगा लेकिन माइका नहीं होगा। यही जो है नहीं होगा। अक्सर एग्जाम में इसी के बीच में कन्फ्यूजन होता है। तो क्लियर होगा, ग्रेनाइट में आपका तीनों होगा, क्वार्ट्ज, फेल्सपार और माइका। जबकि नीज की बात करेगा तो उसमें क्वार्ट्ज और फेल्सपार होगा, माइका नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका? सैंडस्टोन। तो सैंडस्टोन के बारे में क्या लिखा हुआ है? कंपोज्ड ऑफ क्वार्ट्ज, लाइम और सिलिका। ये किससे बना होता है? तो इसमें होता है आपका क्वार्ट्ज, लाइम और सिलिका, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 से 2.95 और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है 35 से 40 mn पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका यूज़ किया जाता है एसएलआर वर्क में, मोल्डिंग में और कार्विंग में, ठीक है। आगे कौन सा है? आगे है आपका लाइमस्टोन के बारे में। तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 होता है। इसका यूज़ करते हैं ब्लास्ट फर्नेस और स्टोन मैसनरी यानी कि पत्थर चिनाई में, ठीक है। मार्बल हुआ, मार्बल का स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 होता है। डेकोरेशन वर्क और कार्विंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं, अब चलते हैं ब्रिक के बारे में, ठीक है। तो ब्रिक क्या होता है आपको पता है, अच्छे से जानते हैं। नहीं पता है तो आप वीडियो को देखिए, क्लियर हो जाएगा। ये क्या होता है? तो चलिए देखिए ब्रिक, देखिए ब्रिक के बारे में क्या लिखा हुआ है? गुड ब्रिक कंटेंट, जो अच्छा ब्रिक होगा उसमें क्या क्या होते हैं? उसमें मुख्य रूप से आपका होता है एल्युमिनियम 20 से 30%, सिलिका 50 से 60%। यही अक्सर यही दोनों के बारे में ज़्यादा पूछता है और कन्फ्यूज़न इसी में ज़्यादा होता है, ब्रिक और पोर्टलैंड सीमेंट वाले में। देखिए जो ब्रिक होता है इसमें आपका 20 से 30 होता है एल्युमिनियम और सिलिका 50 से 60%, ठीक है। अब जो लाइम होता है, जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसमें लाइम की मात्रा जो होती है 60% हो जाता है। जो सिलिका होती है उसकी मात्रा 17 से 25% हो जाता है। इसी में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, ब्रिक वाले में और पोर्टलैंड सीमेंट वाले में, ठीक है। तो इसमें सिलिका कितनी है? 50 से 60, ठीक है। लेकिन अब पोर्टलैंड सीमेंट की बात करेगा, ठीक है, तो उसमें सिलिका कितना होगा? 17 से 25%, ठीक है। अब देखिए यही ब्रिक में क्या होता है, जब एल्युमिनियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो क्या होता है? मैक द ब्रिक क्रैक एंड वार्प ऑन ड्राइंग, ठीक है। जब वो हमारा ईंट है उसमें अगर एल्युमिनियम की मात्रा अधिक हो जाएगी तो ईंट क्या होगा? क्रैक करने लगेगा और सूखने के बाद रैप, मतलब क्या होता है? टेढ़ा होने लगता है, ठीक है। एक्सेस ऑफ सिलिका, सिलिका की मात्रा अधिक हो जाएगी तो क्या होगा? मैक द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक, ब्रिटल मतलब भंगुर होना, ठीक है। सिलिका अधिक होगी तो ब्रिक क्या होगा? भंगुर हो जाएगा और कमजोर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं एक्सेस ऑफ लाइम, यहाँ पे WEAK वीक, कमज़ोर वाला वीक होगा, ठीक है। चलिए जो मिस्टेक इसमें 2-4 ज़्यादा हो गया है, लेकिन आगे जो आपको नोट्स मिलेगा, PDF मिलेगा, उसमें आपको मिस्टेक कम मिलेगा, ठीक है। थोड़ा जल्दीबाजी में PDF बन गया था, इसके बाद वाले में अब ऐसा नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है? एक्सेस ऑफ लाइम, ठीक है। तो लाइम की मात्रा जब अधिक हो जाएगी तो क्या होगा? काउजेस ब्रिक टू मेल्ट एंड डिस्टोर ड्यूरिंग बर्निंग, ठीक है। तो लाइम की मात्रा अधिक होती क्या होगा? काउजेस ब्रिक टू मेल्ट, मतलब जो ब्रिक है जो भट्टी में डालेंगे तो वो गलने लगेगा,
तापमान बढ़ने के दौरान या फिर पकने के दौरान, ठीक है, वो गलना शुरू कर देगा जब हम क्या करेंगे, लाइम की मात्रा ब्रिक में अधिक रखेंगे, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है, अल्कालीन। ये क्या होता है, साल्ट प्रेजेंट इन द ब्रिक एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर विच ऑन ड्राइंग लिस्ट पाउडर डिपॉजिट ऑन द ब्रिक, ठीक है। वही जो आपका अल्काली होता है, ये क्या करता है, ईंट पे मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट करके क्या बनाता है, आपको पाउडर के रूप में वो ईंट को ख़राब कर देता है। जो भंगूर लग जाता है ईंट पे, आप लोग देखें उजला उजला टाइप का, और उसको ईंट को ख़राब कर देता है, वही अल्काली के कारण होता है, ठीक है। अब मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक के बारे में है, ठीक है। तो उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, उसका पहला स्टेप है आपका प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक क्ले, ठीक है। जो ब्रिक का जो मिट्टी है उसको कैसे तैयार किया जाता है, तो क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल द अर्थ इज डग आउट इन द क्लियर वेदर एंड क्लीन ऑफ स्टोन पेबल्स ग्रीड वेजिटेबल मैटर्स etc. द अर्थ आफ्टर डिगिंग आउट इज लेफ्ट टू द एटमॉस्फेरिक एक्शन ऑफ फ्यू वीक्स, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज वेदरिंग 1.25 to 2.5 क्यूमिक ऑफ अर्थ इज रिक्वायर्ड फॉर मोल्डिंग, ठीक है। अब देखिए इसमें कुल मिलाकर ये कह रहा है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, जो अर्थ है उसको खोदते हैं, ठीक है। पृथ्वी का जो तल है उस जगह को खोदा जाता है, ठीक है। जो साफ सुथरा वेदर है उस हम लोग खोद लेते हैं, ठीक है। वही डग आउट इन अ क्लियर वेदर एंड क्लीन ऑफ स्टोन। और उसके बाद खुदाई करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, जो पत्थर होता है, ग्रीट होता है, वेजिटेबल मैटर मतलब जो पत्ते होते सड़े गले होते हैं, या फिर पौधा हुआ, कोई भी मैटर हुआ ऑर्गेनिक होता है, सबको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। द अर्थ आफ्टर डिगिंग आउट इज लेफ्ट टू एटमॉस्फेरिक एक्शन ऑफ फ्यू वीक्स, ठीक है। अब मान लीजिए, देखिए ये मान लीजिए कि एक सरफेस है, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ से मिट्टी चाहिए ईंट बनाने के लिए, देन हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग खुदाई करेंगे, ठीक है। खुदाई किया जाएगा और खुदाई करके जो आपका वेजिटेबल मैटर होता है, पेबल्स होता है, स्टोन्स होता है, इस सबको साफ़ करके हटा देते हैं और उस जगह को हम लोग क्या करते हैं, कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं। वही लिखा गया है, etc. द अर्थ आफ्टर डिगिंग आउट, खोदने के बाद, इज लेफ्ट टू एटमॉस्फेरिक एक्शन फॉर फ्यू वीक, ठीक है। और ये सब हटाने के बाद क्या करते हैं हम लोग, उस जगह को कुछ हफ्तों के लिए छोड़ दिया जाता है। जिस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं वेदरिंग कहते हैं। अब फिर क्या लिखा हुआ है, 1.5 to 2.5 क्यूमेक ऑफ अर्थ इज रिक्वायर्ड फॉर मोल्डिंग 1000 ब्रिक, ठीक है। तो मान लीजिए हमें चाहिए 1000 ब्रिक बनाना, तो हम अर्थ की खुदाई कितनी करेंगे, 1.5 से 2.5 क्यूमेक यानी क्यूबिक मीटर में हम खुदाई करेंगे। 1.5 से 2.5 क्यूबिक मीटर में खुदाई करेंगे हम, कितना, ईंट के लिए, 1000 ईंट के लिए, ठीक है। चलिए आगे क्या है, पॉइंट में लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट टू मेक द ब्रिक्स इज नॉन एंड नीडिंग, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, जो मिक्सिंग का प्रोसेस है किसमें, क्ले, वाटर, और मान लीजिए मट्टी है, वाटर है, और जो आपका इंग्रेडिएंट है, जो यही अल्मुनिया सिलिका जो हम लोग मिलाते हैं, यही इंग्रेडिएंट जो हम लोग मिला के बाइंडिंग किया जाता है, वही बोला है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट टू मेक ब्रिक इज नॉन एंड नीडिंग, ठीक है। तो वही जो मिक्सिंग किया जाता है, जो इंग्रेडिएंट होता है, वाटर होता है, क्ले को, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, नीडिंग कहते हैं, यानी कि गूंथना कहते हैं हिंदी में, ठीक है। देन सेकंड हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मोल्डिंग, ठीक है, मोल्डिंग ऑफ ब्रिक। तो आफ्टर प्रिपेयरिंग द क्ले, मट्टी जब हमारा तैयार हो जाता है, द मोल्डिंग ऑफ ब्रिक इज कैरिड आउट आइदर बाय हैंड और बाय मशीन, ठीक है। मोल्डिंग मतलब ढालना होता है, ठीक है। जब हम लोग जो तैयार कर लेते हैं अपना मिक्सिंग करके, ठीक है, क्ले का मटेरियल तैयार कर लेते हैं, देन हम क्या करेंगे, उसको सांचा में ढालेंगे, ठीक है। तो एक हैंड से भी होता है, एक मशीन द्वारा भी होता है, वही लिखा है बाय हैंड और बाय मशीन, ठीक है। और जब सांचा में ढाल लिया जाता है, या फिर हैंड से या फिर मशीन से, देन हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग ऑफ ब्रिक, इसको ढालने के बाद हम लोग सुखाते हैं। तो वही लिखा गया है, द मोल्डेड ब्रिक, यानी कि जो ढाला हुआ ब्रिक है, आर कीप्ड इन द सन फॉर ए डे और 2
सो दैट दे बिकम सफिशिएंट हार्ड टू बी हैंडल सेफली। ठीक है, तो कहने का मतलब इतना उसको ब्रिक को कम से कम तो सुखा ही दीजिए, कम से कम इतना कि उसको हम लोग ईजिली हैंडल कर सकें, मतलब अच्छे से हम एक जगह से दूसरे जगह उसको ट्रांसफ़र कर सकें, उसको उठा के रख सकें। ठीक है, ब्रिक्स अरेंज इन अ रो, ब्रिक्स अरेंज इन रो ऑन देयर एज ऑन स्लाइटली रेस्ड ग्राउंड कॉल्ड हैक्स। अगर आप लोग ईंट भट्टे के पास कभी गए होंगे तो देखे होंगे ईंट को किनारे की ओर से रखा जाता है, मतलब एज पर रखा जाता है, ऐसे ऐसे रखा जाता है किनारे से। ठीक है, उसी किनारा जो किनारे करके रखे जाते, जो एज पे हम लोग रखते हैं उसी को हम लोग कहते हैं हैक्स। ठीक है, सीधा उसको ईंट को नहीं रखा जाता है। ठीक है, उसको एंगल बनाकर किनारे पे रखा जाता है, एज पर सजा कर रखा जाता है। आगे क्या है, बर्निंग ऑफ ब्रिक। ठीक है, अब लास्ट प्रोसेस है क्या है आपका, डन बाय द क्लैंप और इन किल एवरेज टर्न आउट ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक इन क्लैंप बर्निंग प्रोसेस इज अबाउट 60%, वेयर द किल बर्निंग इट इज़ अबाउट 80 to 90%। ठीक है, देखिए भट्ठी के बारे में जो ये किल है और ये जो आपका क्लैंप है, दोनों के बारे में अच्छे से मैं डिफरेंस बिटवीन कराऊंगा। ठीक है, आपका कौन बेटर है कौन बेटर नहीं है इसके बारे में डिटेल पढ़ाना है मुझे। फिलहाल यहाँ ये जान लीजिए कि जो बर्निंग ऑफ ब्रिक होता है इसको मुख्य रूप से दो भट्टियों में हम लोग करते हैं, या फिर क्लैंप बर्निंग या फिर उसको कहिए किल्न बर्निंग। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, द एवरेज टर्न आउट ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक इन क्लैंप बर्निंग इज अबाउट 60%। मतलब जब ईंट को हम लोग क्लैंप में हम पकाएंगे तो जो प्रथम श्रेणी की ईंट है, जो अच्छी ईंट है, वो हमको मिलेगी कितनी, 60%। लेकिन जब हम उसी ढले हुए ईंट को किल्न भट्टे में हम लोग पकाएंगे तो जो फर्स्ट श्रेणी यानी फर्स्ट क्लास की जो ईंट है वो हमें मिलेगी 80 to 90%। तो कौन बेटर हुआ, किल्न बर्निंग बेटर हुआ। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। बर्निंग ऑफ ब्रिक इन किल्न इज इनकम्प्लीट, बर्निंग ऑफ ब्रिक इन किल्न इज कम्प्लीट विद इन 24 आवर। ठीक है, तो जो हम लोग किल्न भट्टी में जब ईंट पकाएंगे तो कितने देर में कंप्लीट हो जाएगा, तो 24 आवर में वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ब्रिक बर्न एट टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस टू 1200 डिग्री सेल्सियस, और इसका तापमान कितना होता है, 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस। किसकी बात कर रहा है फिलहाल में, किल बर्निंग का। ठीक है, ब्रिक आफ्टर बर्निंग इन किल्न रिक्वायर्ड 12 डे टू कूल डाउन फॉर अनलोडिंग। ठीक है, जब एक बार हम लोग भट्टी में उसको पका लेते हैं किल्न बर्निंग में तो एटलीस्ट 12 डे तो उसको रखते हैं, देन हम उसको ट्रैक्टर ट्रॉली पे अपलोड करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक, ब्रिक के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। ठीक है, तो देखिए मुख्य रूप से तो 3 होते हैं, लेकिन आजकल मुख्य रूप से नहीं पूछ के उसके आगे का क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले के ज़माने से थोड़ा अपडेट होना है, फेमस चीज़ से हट के थोड़ा उससे आगे का लेवल पूछ रहा है, तो हम लोग उसके आगे का लेवल भी लेकर चलेंगे। ठीक है, तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें पहला है आपका फर्स्ट क्लास ब्रिक। ठीक है, और पहला क्लास है तो मैं इसको कम ही रखूँगा, कल से मैं कोशिश करूँगा 1-1 घंटे का वीडियो बने। ठीक है, तो ये आपका पहला है, तो ये वीडियो मैं शॉर्ट थोड़ा बनाऊँगा उससे कम ही का। ठीक है, तो पहला क्या है आपका टॉपिक, फर्स्ट क्लास ब्रिक। इसमें क्या होता है, ब्रिक आर वेल बर्न हैविंग स्मूथ एंड इवन सरफेस विथ अ परफेक्ट रेक्टेंगुलर शेप एंड यूनिफॉर्म रेडिश कलर। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो प्रथम श्रेणी की ईंट होती हैं उसका जो शेप होता है वो परफेक्ट रेक्टेंगुलर, मतलब अच्छी तरह से रेक्टेंगुलर फॉर्म का होता है। यूनिफॉर्म रेडिश कलर, जो एक समान, मतलब यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक समान। जो रेडिश कलर, जो लाल कलर होगा चारों ओर क्या होगा उस ईंट का, एक समान कलर का होगा। ठीक है, ये नहीं कहीं हल्का रेड हुआ, कहीं डार्क रेड हुआ, कहीं ब्लैक हो गया, ऐसा नहीं, एक समान यूनिफॉर्म रेडिश कलर का होता है। ठीक है, दिस ब्रिक शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट। ठीक है, आफ्टर 24 आवर्स इमर्सन इन वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रथम श्रेणी की ईंट होती है उसको जो हम 24 घंटे पानी में रख कर निकालते हैं
तो वो अपने वेट का 20% से अधिक पानी को एब्जॉर्व ना करें, देन हम उसको क्या करेंगे कि ये प्रथम श्रेणी की ईंट है। ठीक है, इट शुड हैव अ मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ 10.5 mn पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो इसका मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है वो 10.5 होता है। ठीक है, तो दोस्तों आगे का वीडियो मैं कल बताऊंगा, आज थोड़ा 30 मिनट का ही वीडियो रखते हैं, कल से मैं 1 घंटे का वीडियो प्रॉपर बनाऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए, क्लास आपको अब से डेली मिलेगा। ठीक है, और पास्ट को भूलकर वर्तमान में अच्छे से प्रिपेयर कीजिए ताकि आपका फ्यूचर बेटर हो। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, और जिसको पीडीएफ चाहिए वो मैं पीडीएफ सेंड करूंगा, लेकिन इस बार थोड़ा अपडेट करना चाहता हूं। ठीक है, पीडीएफ जो होगा आपको डेली नहीं मिलेगा, जो चैप्टर अब ख़त्म हो जाने के बाद आपको, देखिए ऐसे क्या होता है कि मान लीजिए मैं डेली पीडीएफ सेंड कर रहा हूं। ठीक है, अब आपके पास इतना सारा पीडीएफ हो जाएगा, एटलीस्ट 20, 25, 30 पीडीएफ हो जाएगा, तो आपको खुद खोजने में या फिर पढ़ने में थोड़ा आपको अजीब लगेगा, कहाँ ये है, कहाँ पर ये 20 नंबर कहाँ है, 18 नंबर कहाँ, 19 नंबर कहाँ है। ठीक है, और प्रिंट भी कराइएगा तो भी दिक्कत है, थोड़ा खोजने में भी दिक्कत होता है। तो हम सोच रहे हैं कि हर चैप्टर का एक पीडीएफ हो, ताकि आपके पास हो तो आप एक बार उठाइए और सारा लाइन से पढ़ जाइए। ठीक है, क्योंकि समय का अभाव एग्ज़ाम के टाइम पे पता चलता है, जब आपके पास 3, 4 या 10, 15 दिन बचे होते हैं, तो आप सोचते हैं कि जितना जल्दी हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें। अगर आपके पास नोट्स बेटर हो तब तो ठीक है, और नहीं होता है तो भी आपको दिक्कत होती है। ठीक है, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वीडियो अगर मैं बीएम एटलीस्ट मान लीजिएगा आज ख़त्म हुआ तो आज आपको पीडीएफ सेंड कर दूँगा। ठीक है, और देखिए और एक बात, जो पीडीएफ होगा ये हर सब्जेक्ट का 50 रुपीज़ लगेगा। ठीक है, 50 रुपीज़ पर सब्जेक्ट आपको 50 रुपये लगेंगे। अगर आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, और ज़्यादा मेहनती बनिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट्स बना लीजिए, जो आपका पॉइंट छूटा होगा, जो टॉपिक आपके पास ना होगा। ठीक है, तो आपके पास लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और नहीं तो आप पीडीएफ लेकर उसको प्रिंट करके अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, और नहीं तो सर्वे करना है तो 2-4 दिन और, 5 दिन और, 10 दिन और, 15 दिन और देख लीजिए। अगर आपको लगे कि हाँ यूज़फुल होगा, देन यू ट्राई। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।